अध्याय 19। सोने का शहर। जिस रात टार्जन ऑफ द एप्स वजीरी का सरदार बना, उसी रात वह महिला जिसे वह प्यार करता था, अटलांटिक महासागर में उससे 200 मील पश्चिम में एक छोटी सी नाव में मर रही थी। जब वह अपने नग्न साथी जंगली लोगों के बीच नाच रहा था, तो उसकी विशाल, लहराती मांसपेशियों पर आग की रोशनी चमक रही थी, जो शारीरिक पूर्णता और ताकत का प्रतीक था। वह महिला जो उससे प्यार करती थी, प्यास और भूख से मौत से पहले अंतिम कोमा में दुबली और क्षीण हो गई थी। टार्जन के वजीरी के राजत्व में शामिल होने के बाद का सप्ताह अरब हमलावरों के मन्युएमा को वजीरी की उत्तरी सीमा तक ले जाने में व्यतीत हुआ, जो टार्जन ने उनसे किए गए वादे के अनुसार था। उन्हें छोड़ने से पहले उसने उनसे वचन लिया कि वे भविष्य में वजीरी के खिलाफ किसी अभियान का नेतृत्व नहीं करेंगे, और न ही यह वचन प्राप्त करना कोई मुश्किल काम था। उन्हें नए वजीरी सरदार की युद्ध रणनीति का पर्याप्त अनुभव था, इसलिए उन्हें उसके क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी अन्य शिकारी सेना के साथ जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। गांव में वापस आते ही टार्जन ने उस खंडहर हो चुके सोने के शहर की खोज में एक अभियान का नेतृत्व करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बारे में उसे बूढ़े वजीरी ने बताया था। उसने अपने कबीले के 50 सबसे मजबूत योद्धाओं को चुना, और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना जो उसके साथ इस कठिन यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक थे और एक नए और शत्रुतापूर्ण देश के खतरों को साझा करने के लिए तैयार थे। वजीरी ने जब से उस अभियान के अजीबोगरीब कारनामों के बारे में बताया था, जो संयोग से विशाल खंडहरों पर ठोकर खा गए थे, तब से ही उनके दिमाग में इस पौराणिक शहर की शानदार दौलत लगातार घूम रही थी। रोमांच का लालच शायद वानरों के टार्जन को यात्रा करने के लिए प्रेरित करने में सोने के लालच जितना ही शक्तिशाली कारक रहा होगा, लेकिन सोने का लालच भी था, क्योंकि उसने सभ्य लोगों के बीच कुछ चमत्कारों के बारे में सीखा था जो जादुई पीली धातु के स्वामी द्वारा किए जा सकते हैं। जंगली अफ्रीका के दिल में सोने की दौलत के साथ वह क्या करेगा, यह उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। चमत्कार करने की शक्ति रखने के लिए यह पर्याप्त होगा, भले ही उसे इसका इस्तेमाल करने का कभी मौका न मिला हो। इसलिए एक शानदार उष्णकटिबंधीय सुबह, वजीरी का सरदार 50 साफ सुथरे काले योद्धाओं के साथ रोमांच और धन की तलाश में निकल पड़ा। वे उस रास्ते पर चल पड़े जो बूढ़े वजीरी ने टार्जन को बताया था। कई दिनों तक वे चलते रहे, एक नदी के ऊपर, एक छोटी खाई को पार करते हुए, दूसरी नदी के नीचे, तीसरी नदी के ऊपर, जब तक कि 25वें दिन के अंत में उन्होंने एक पहाड़ी पर डेरा नहीं डाल दिया, जिसके शिखर से उन्हें खजाने के अद्भुत शहर का पहला नज़ारा देखने की उम्मीद थी। अगली सुबह वे लगभग सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ रहे थे, जो उनके और उनके गंतव्य के बीच आखिरी, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक बाधा थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी जब टार्जन, जो चढ़ाई करने वाले योद्धाओं की पतली पंक्ति का नेतृत्व कर रहा था, आखिरी चट्टान के ऊपर चढ़ गया और पहाड़ की चोटी की छोटी सी सपाट पठारी भूमि पर खड़ा हो गया। दोनों ओर ऊंची ऊंची चोटियां थीं जो उस दर्रे से हजारों फीट ऊंची थीं, जिससे होकर वे निषिद्ध घाटी में प्रवेश कर रहे थे। उसके पीछे फैली हुई थी जंगली घाटी जिसके पार वे कई दिनों तक चले थे, और दूसरी ओर वह नीची पर्वतमाला जो उनके अपने देश की सीमा को चिन्हित करती थी। लेकिन उसके सामने वह दृश्य था जिसने उसका ध्यान केंद्रित किया। यहाँ एक उजाड़ घाटी थी, एक उथली, संकरी घाटी जो छोटे पेड़ों से बिखरी हुई थी और कई बड़े पत्थरों से ढकी हुई थी। और घाटी के दूर किनारे पर एक शक्तिशाली शहर दिखाई दे रहा था। इसकी बड़ी दीवारें, इसकी ऊंची मीनारें, इसके बुर्ज, मीनारें और गुंबद सूरज की रोशनी में लाल और पीले दिखाई दे रहे थे। टार्जन अभी भी बहुत दूर था और खंडहर के निशानों को नोटिस नहीं कर सका। उसे यह शानदार सुंदरता वाला एक अद्भुत शहर लगा, और कल्पना में उसने इसकी चौड़ी सड़कों और इसके विशाल मंदिरों को खुश, सक्रिय लोगों की भीड़ से भर दिया। 1 घंटे तक छोटा सा अभियान पहाड़ की चोटी पर टिका रहा, और फिर टार्जन उन्हें नीचे घाटी में ले गया। वहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पहाड़ के विपरीत चेहरे पर चढ़ने की तुलना में रास्ता कम कठिन था। घाटी में पहुंचने के बाद वे तेजी से आगे बढ़े, इसलिए जब वे प्राचीन शहर की ऊंची दीवारों के सामने रुके, तब भी उजाला था। बाहरी दीवार 50 फीट ऊंची थी, जहां ये खंडहर में नहीं गिरी थी, लेकिन जहां तक वे देख सकते थे, ऊपरी भाग के 10 या 20 फीट से ज्यादा हिस्से कहीं नहीं गिरे थे।
यह अभी भी एक दुर्जय बचाव था। कई मौकों पर टार्ज़न को लगा कि उसने दीवार के खंडहर हिस्सों के पीछे चीज़ों को हिलते हुए देखा है, जैसे कि प्राचीन ढेर की दीवारों के पीछे से जीव उन्हें देख रहे हों। और अक्सर उसे अपने ऊपर अदृश्य आंखों का एहसास होता था, लेकिन एक बार भी उसे यकीन नहीं हुआ कि यह कल्पना से ज्यादा कुछ था। उस रात उन्होंने शहर के बाहर डेरा डाला। एक बार आधी रात को वे बड़ी दीवार के पार से एक तीखी चीख से जाग गए। ये पहले बहुत ऊंची थी, धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक निराशाजनक कराह में बदल गई। इसने अश्वेतों पर एक अजीब प्रभाव डाला। जब तक ये रहा, वे लगभग आतंक से लकवाग्रस्त हो गए और शिविर को फिर से सोने में 1 घंटा लग गया। सुबह में इसका प्रभाव अभी भी उन भयावह, तिरछी निगाहों में दिखाई दे रहा था जो वजीर लगातार उस विशाल और भयावह संरचना पर डाल रहे थे जो उनके ऊपर मंडरा रही थी। टार्ज़न को अश्वेतों को मौके पर ही अपना काम छोड़कर घाटी के उस पार वापस उन चट्टानों की ओर जाने से रोकने के लिए काफी प्रोत्साहन और आग्रह की जरूरत थी, जिन्हें उन्होंने 1 दिन पहले ही चढ़ लिया था। लेकिन आखिरकार आदेशों और धमकियों के बल पर कि वह अकेले ही शहर में प्रवेश करेगा, वे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। 15 मिनट तक वे दीवार के किनारे किनारे चलते रहे, फिर उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल गया। फिर वे करीब 20 इंच चौड़ी एक संकरी दरार पर पहुंचे। अंदर कंक्रीट की सीढ़ियां, जो सदियों से इस्तेमाल की वजह से खोखली हो गई थीं, उनके सामने उभरी, जो कुछ गज आगे गलियारे के एक तीखे मोड़ पर गायब हो गईं। इस संकरी गली में टार्ज़न ने अपना रास्ता बनाया, अपने विशाल कंधों को बगल की ओर मोड़ा ताकि वे अंदर जा सकें। उसके पीछे उसके काले योद्धा चल रहे थे। दरार के मोड़ पर सीढ़ियां खत्म हो गईं और रास्ता समतल था, लेकिन यह एक सर्पीले अंदाज में घुमावदार और मुड़ा हुआ था, जब तक कि अचानक एक तीखे कोण पर यह एक संकरे प्रांगण में नहीं उतर गया, जिसके पार एक भीतरी दीवार उभरी हुई थी जो बाहरी दीवार जितनी ही ऊंची थी। इस भीतरी दीवार पर छोटे छोटे गोल टॉवर लगे हुए थे जो इसके पूरे शिखर पर नुकीले मोनोलिथ के साथ बारी बारी से लगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये गिर गए थे और दीवार बर्बाद हो गई थी, लेकिन यह बाहरी दीवार की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में थी। इस दीवार से एक और संकरा रास्ता गुजरता था और उसके अंत में टार्ज़न और उसके योद्धा खुद को एक चौड़ी गली में पाते थे, जिसके दूसरी तरफ ग्रेनाइट की बनी ढहती हुई इमारतें अंधेरी और भयावह दिखाई देती थीं। इमारतों के सामने ढहते मलबे पर पेड़ उगाए थे और बेलें खोखली, घूरती खिड़कियों से अंदर बाहर आ रही थीं, लेकिन उनके ठीक सामने वाली इमारत दूसरों की तुलना में कम उगी हुई लग रही थी और बहुत बेहतर स्थिति में थी। यह एक बहुत बड़ा ढेर था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद था। इसके बड़े प्रवेश द्वार के दोनों ओर ऊंचे खंभों की कतारें खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक पर एक विशाल, विचित्र पक्षी था जिसे मोनोलिथ की ठोस चट्टान से उकेरा गया था। जब बंदर आदमी और उसके साथी जंगली अफ्रीका के बीच में इस प्राचीन शहर को अलग अलग स्तरों पर आश्चर्य से देख रहे थे, तो उनमें से कई को उस संरचना के भीतर हलचल का एहसास हुआ जिसे वे देख रहे थे। अंदर के अर्ध अंधेरे में धुंधली, छायादार आकृतियां इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। वहां कोई ठोस चीज नहीं थी जिसे आंख देख सके, केवल जीवन का एक अजीब सा संकेत था जहां ऐसा लग रहा था कि जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवित चीजें लंबे समय से मृत अतीत के इस अजीब, मृत शहर में जगह से बाहर लग रही थीं। टार्ज़न को पेरिस की लाइब्रेरी में पड़ी हुई एक बात याद आई, जिसमें गोरे लोगों की एक खोई हुई जाति के बारे में बताया गया था, जिसके बारे में स्थानीय किंवदंतियों में बताया गया था कि वे अफ्रीका के दिल में रहते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उस सभ्यता के खंडहरों को नहीं देख रहा था जिसे इस अजीबोगरीब लोगों ने अपने अजीबोगरीब और बर्बर घर के जंगली परिवेश के बीच बनाया था। क्या ये संभव है कि अब भी उस खोई हुई जाति के अवशेष उस खंडहरनुमा भव्यता में बसे हों जो कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे? फिर से उसे अपने सामने स्थित महान मंदिर के भीतर एक गुप्त हलचल का एहसास हुआ। आओ, उसने अपने वजीर से कहा, चलो देखते हैं कि उन खंडहर दीवारों के पीछे क्या है। उसके आदमी उसका पीछा करने से कतराते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह बहादुरी से भौहें सिकोड़ते हुए द्वार में प्रवेश कर रहा है, तो वे एक समूह में कुछ कदम पीछे रह गए जो घबराए हुए आतंक का प्रतीक लग रहा था। एक भी चीख जैसी कि उन्होंने पिछली रात सुनी थी,
वे सभी पागलों की तरह उस संकरी दरार की ओर भागने के लिए पर्याप्त होते जो बड़ी दीवारों से होकर बाहरी दुनिया में जाती थी। जैसे ही टार्ज़न इमारत में दाखिल हुआ, उसे साफ तौर पर एहसास हुआ कि कई लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। पास के गलियारे की परछाई में सरसराहट हो रही थी और उसने कसम खाई कि उसने एक इंसानी हाथ को एक छेद से बाहर निकलते देखा जो उसके ऊपर उस गुंबदनुमा गोल इमारत में खुला था जिसमें उसने खुद को पाया था। कक्ष का फर्श कंक्रीट का था, दीवारें चिकनी ग्रेनाइट की थीं, जिन पर मनुष्यों और जानवरों की अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। दीवारों की ठोस चिनाई में जगह जगह पीली धातु की पट्टियां लगाई गई थीं। जब वह इनमें से एक पट्टिका के करीब गया तो उसने देखा कि वह सोने की थी और उस पर कई चित्रलिपि अंकित थीं। इस पहले कक्ष के पीछे अन्य कक्ष थे और उनके पीछे इमारत विशाल पंखों में विभाजित थी। टार्ज़न इनमें से कई कक्षों से गुजरा और मूल निर्माताओं की शानदार संपत्ति के कई सबूत पाए। एक कमरे में ठोस सोने के 7 खंभे थे और दूसरे में फर्श ही कीमती धातु का था। और जब तक वह खोज करता रहा, उसके काले लोग उसकी पीठ पर एक साथ इकट्ठे होते रहे और अजीबोगरीब आकृतियां उसके दोनों हाथों और उनके आगे और पीछे मंडराती रहीं, फिर भी कभी भी इतनी पास नहीं कि कोई यह कह सके कि वे अकेले नहीं थे। हालांकि तनाव वजह की नसों पर असर दिखा रहा था। उन्होंने टार्ज़न से सूरज की रोशनी में वापस जाने की विनती की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि खंडहरों में उन मृतकों की आत्माएं भटक रही हैं जो कभी वहां रहते थे। वे हमें देख रहे हैं, हे राजा, बुसुली ने फुसफुसाया। वे तब तक इंतजार कर रहे हैं जब तक वे हमें अपने गढ़ के सबसे अंदरूनी हिस्सों में नहीं ले जाते, और फिर वे हम पर टूट पड़ेंगे और अपने दांतों से हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आत्माओं के साथ ऐसा ही होता है। मेरी माँ के चाचा, जो एक महान जादूगर हैं, ने मुझे इसके बारे में कई बार बताया है। टार्ज़न हंसा। मेरे बच्चों, वापस धूप में भाग जाओ, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ तब आऊंगा जब मैं इस पुराने खंडहर को ऊपर से नीचे तक खोज लूंगा और सोना पा लूंगा या पाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। कम से कम हम दीवारों से पटियाएं तो निकाल सकते हैं, हालांकि खंभे इतने भारी हैं कि हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन वहां सोने से भरे बड़े बड़े भंडार होने चाहिए, सोना जिसे हम अपनी पीठ पर आसानी से लाद कर ले जा सकें। अब भागो, ताज़ी हवा में जहां तुम आराम से सांस ले सको। कुछ योद्धा तत्परता से अपने सरदार की आज्ञा का पालन करने लगे, लेकिन बुसुली और कई अन्य उसे छोड़ने में झिझक रहे थे, अपने राजा के प्रति प्रेम और वफादारी तथा अज्ञात के प्रति अंधविश्वासी भय के बीच झिझक रहे थे। और फिर, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से, वह हुआ जिसने आगे की चर्चा की आवश्यकता के बिना ही प्रश्न का निर्णय कर दिया। खंडहर मंदिर की खामोशी से उनके कानों के पास वही भयानक चीख सुनाई दी जो उन्होंने पिछली रात सुनी थी, और भयभीत चीखों के साथ काले योद्धा मुड़े और सदियों पुराने भवन के खाली हॉल से भाग गए। उनके पीछे वानरों का टार्ज़न खड़ा था, जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। उसके होठों पर एक गंभीर मुस्कान थी, उस दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके बारे में उसे पूरी उम्मीद थी कि वो उस पर झपटने वाला है। लेकिन फिर से सन्नाटा छा गया, सिवाय आसपास के स्थानों पर चुपके से चलते नंगे पैरों की आवाज के हल्के संकेत के। फिर टार्ज़न ने मंदिर की गहराई में प्रवेश किया। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, जब तक कि वह एक ऐसे कमरे में नहीं पहुंच गया जहां एक खुरदरा बंद दरवाज़ा अभी भी खड़ा था, और जैसे ही उसने उसे अंदर धकेलने के लिए अपना कंधा उसके खिलाफ रखा, फिर से चेतावनी की चीख लगभग उसके बगल में गूंजी। ये स्पष्ट था कि उसे इस विशेष कमरे को अपवित्र करने से बचने की चेतावनी दी जा रही थी। या क्या ये हो सकता है कि इसके भीतर खजाने के भंडार का रहस्य छिपा हो? किसी भी स्थिति में, ये तथ्य कि इस विचित्र स्थान के विचित्र, अदृश्य रक्षकों के पास कुछ कारण थे, जिसके कारण वे चाहते थे कि वो इस विशेष कक्ष में प्रवेश न करे, टार्ज़न की प्रवेश करने की इच्छा को 3 गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। और यद्यपि चीखना लगातार दोहराया जा रहा था, फिर भी उसने अपना कंधा दरवाजे पर तब तक टिकाए रखा जब तक कि वह चरमराती लकड़ी के कब्जों पर खुलने की उसकी विशाल शक्ति के सामने हार नहीं मान गया। अंदर सब कुछ कब्र की तरह काला था। कोई खिड़की नहीं थी जिससे रोशनी की हल्की सी किरण अंदर आ सके, और जिस गलियारे से यह खुलता था वह खुद भी अर्ध अंधेरे में था,
यहाँ तक कि खुला दरवाज़ा भी अंदर कोई राहत देने वाली किरण नहीं दे रहा था। अपने भाले के बट के साथ फर्श पर अपने सामने महसूस करते हुए टार्ज़न स्टाइजियन अंधेरे में प्रवेश कर गया। अचानक उसके पीछे का दरवाज़ा बंद हो गया और उसी समय अंधेरे से बाहर हर दिशा से हाथ उसे पकड़ रहे थे। वानर मानव ने आत्मरक्षा के लिए अपनी पूरी क्रूरता के साथ युद्ध किया, जिसमें उसकी ताकत भी शामिल थी। लेकिन हालांकि उसने महसूस किया कि उसके वार जमीन पर पड़ रहे थे और उसके दांत नर्म मांस में धंस रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि हमेशा दो नए हाथ उन हाथों की जगह ले रहे थे जिनसे वह लड़ रहा था। अंत में उन्होंने उसे नीचे खींच लिया और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, उन्होंने अपनी संख्या के बल पर उसे हरा दिया। और फिर उन्होंने उसे बांध दिया, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे और उसके पैर बांध दिए गए। उसने अपने विरोधियों की भारी सांसों और युद्ध के शोर के अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। वो नहीं जानता था कि किस तरह के जीवों ने उसे पकड़ रखा था, लेकिन यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि वे मानव थे कि उन्होंने उसे बांध रखा था। कुछ ही देर में उन्होंने उसे फर्श से उठा लिया और उसे घसीटते हुए, आधे धकेलते हुए, वे उसे काले कमरे से बाहर दूसरे दरवाजे से मंदिर के भीतरी प्रांगण में ले गए। यहाँ उसने अपने अपहरणकर्ताओं को देखा। वे शायद 100 की संख्या में रहे होंगे, छोटे कद के, हटे कट्टे, बड़ी दाढ़ी वाले, जो उनके चेहरों को ढांक रही थी और उनके बालों से भरी छाती पर गिर रही थी। उनके सिर पर घने, उलझे हुए बाल उनकी झुकी हुई भौहों पर नीचे की ओर बढ़े हुए थे और उनके कंधों और पीठ पर लटके हुए थे। उनके टेढ़े पैर छोटे और भारी थे, उनकी भुजाएं लंबी और मांसल थीं। अपनी कमर के चारों ओर वे तेंदुए और शेरों की खाल पहनते थे और उन्हीं जानवरों के पंजों के बड़े बड़े हार उनके वक्षों पर लटके हुए थे। कुंवारी सोने के विशाल घेरे उनकी भुजाओं और पैरों को सुशोभित करते थे। हथियारों के लिए वे भारी, गांठदार डंडे रखते थे और उनके एकल वस्त्रों को बांधने वाली बेल्ट में प्रत्येक के पास एक लंबा, दुष्ट दिखने वाला चाकू होता था। लेकिन उनकी एक खासियत जिसने कैदी पर सबसे ज्यादा असर डाला, वह थी उनकी गोरी त्वचा, न तो रंग में और न ही चेहरे पर नीग्रो जैसा कोई निशान था। फिर भी उनके पीछे की ओर झुके हुए माथे, शैतानी छोटी छोटी घनी आंखें और पीले नुकीले दांतों के साथ वे दिखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थे। अंधेरे कक्ष में लड़ाई के दौरान और जब वे टार्ज़न को आंतरिक प्रांगण में खींच रहे थे, तब एक भी शब्द नहीं बोला गया था, लेकिन अब उनमें से कई ने घुरघुराते हुए एक शब्दीय बातचीत की, जो वानर मानव के लिए अपरिचित भाषा में थी, और कुछ ही देर में उन्होंने उसे कंक्रीट के फर्श पर लेटा छोड़ दिया, जबकि वे अपने छोटे पैरों पर सेना के साथ प्रांगण से परे मंदिर के दूसरे भाग में चले गए। टार्ज़न पीठ के बल लेटा हुआ था। उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से उस छोटे से घेरे को घेरे हुए था और चारों तरफ से उसकी ऊंची दीवारें उसके ऊपर उठी हुई थीं। ऊपर नीले आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था और एक दिशा में एक छेद के माध्यम से वह पत्ते देख सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह मंदिर के बाहर था या अंदर। प्रांगण के चारों ओर, भूमि से लेकर मंदिर के शिखर तक, खुली हुई दीर्घाओं की श्रृंखला थी और कभी कभी बंदी को उसके बिखरे हुए बालों के नीचे से चमकती हुई आंखों की झलक मिल जाती थी, जो ऊपर से उसे देख रही थीं। वानर मानव ने अपने बंधनों की मजबूती को धीरे से परखा, और यद्यपि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि बंधनों की ताकत इतनी नहीं है कि वे उसकी शक्तिशाली मांसपेशियों के तनाव को झेल सकें, जब उसे मुक्त होने के लिए भागने का समय आएगा, लेकिन जब तक अंधेरा नहीं हो गया या उसे यह महसूस नहीं हुआ कि कोई जासूसी करने वाली आंखें उस पर नहीं हैं, तब तक उसने बंधनों की मजबूती को परखने का साहस नहीं किया। वो कई घंटों तक प्रांगण में लेटा रहा, इससे पहले कि सूर्य की पहली किरणें ऊर्ध्वाधर शाफ्ट में प्रवेश करती। लगभग उसी समय उसने अपने आसपास के गलियारों में नंगे पैरों की आवाज़ सुनी, और एक क्षण बाद उसने ऊपर की गैलरी को चालाक चेहरों से भरते देखा, जब 1 दर्जन या उससे अधिक लोग प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे। एक पल के लिए हर किसी की नज़र दोपहर के सूरज पर टिकी हुई थी, और फिर एक साथ गैलरी में बैठे लोगों और नीचे के प्रांगण में बैठे लोगों ने एक धीमी, अजीब सी धुन बजानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में टार्ज़न के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने अपने गंभीर गीत की लय पर नाचना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे,
उनके नाचने के तरीके में कई अनाड़ी घिसकते भालू शामिल थे, लेकिन अभी तक उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा, अपनी छोटी छोटी आंखें सूरज पर टिकाए रखीं। 10 मिनट या उससे अधिक समय तक वे अपना एकरस गायन और कदम जारी रखते रहे, और फिर अचानक, पूर्ण एकरूपता के साथ, वे अपने शिकार की ओर मुड़े, डंडे उठाए और भयानक चीखें निकालते हुए, अपने चेहरे को अत्यंत शैतानी भावों में विकृत करते हुए, उस पर टूट पड़े। उसी क्षण एक महिला आकृति रक्तपिपासु भीड़ के बीच में घुसी और उनके अपने डंडे के समान ही एक डंडे से, सिवाय इसके कि वह सोने से बना था, आगे बढ़ते हुए लोगों को पीछे धकेल दिया।